अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम अपने F6 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। जो टैक्सेशन F6 का जो पेपर है ये आपका बेस करता है एक्चुअली फाइनेंस एक्ट पे, और ये एग्जामिनेबल होता है 4 एडम्स के लिए। लाइक अगर आप जून 21 के लिए टैक्सेशन का पेपर देंगे तो ये जो जून 21 के लिए फाइनेंस एक्ट है यही आपका सितंबर में भी एप्लीकेबल है, यही आपका दिसंबर 21 के लिए भी एप्लीकेबल है, एंड सेम गोज फॉर मार्च 22 के लिए भी। यानी कि ये 4 अटेम्प्ट्स में जब भी आप टैक्सेशन का पेपर देंगे तो आप एक फाइनेंस एक्ट की बेस पे पेपर दे रहे होंगे, और वो फाइनेंस एक्ट है आपके पास 2020। जो लास्ट प्रीवियस 4 अटेम्प्ट्स थी उसके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल था दैट वाज फाइनेंस एक्ट 2019, बट students who are actually taking TX exam for in June 21, September 21, दिसंबर 21 और मार्च 22, तो इन 4 अटेम्प्ट्स में जो भी स्टूडेंट टैक्सेशन का पेपर देंगे वो अपना सारा का सारा पेपर फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से पढ़ रहे होंगे। ये मेरी प्रोफाइल, ज़ियाराना मेरा नाम है और ACCA मेंबर हूं मैं, और तकरीबन कोई 8 साल से ज्यादा हो गए मुझे ACCA और CA और डिफरेंट क्वालिफिकेशन के पेपर्स में पढ़ा रहा हूं। और इसमें साथ के साथ मैं KPMG में भी रहा, 4 साल का मेरा वहां का भी एक्सपीरियंस है। और तो करंटली जो मैं पेपर्स पढ़ा रहा हूं दैट इज टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर हम आगे बढ़ें और जरा इस पेपर की हम जरा बात करें, इसके पेपर फॉर्मेट की, तो कीप रिमेंबर इसमें हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी आर एक्चुअली एग्जामिनेबल है। सेक्शन ए टोटल 30 मार्क्स का है, सेक्शन बी इज ऑफ 30 मार्क्स एंड सेक्शन सी इज ऑफ 40 मार्क्स। अब स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो सेक्शंस में पेपर को डिवाइड कर दिया, किस सेक्शन में क्या सवाल आएगा। याद रखना, हम सेक्शन ए के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते कि यहां पे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, कीप रिमेंबर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट MCQs, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट OTQs, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। What exactly do you mean by this objective test question? So keep remember, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें आपकी फिल इन द ब्लैंक भी आ जाती है, आपके 2 आंसर्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि which two of the following best describe, और इसके अलावा इसमें बॉक्स भी आ सकता है, ड्रॉप एंड ड्रैग का ऑप्शन भी आ सकता है। तो सेक्शन ए में डिफरेंट तरह के सवाल आपके पास आते हैं, और ये सवाल OTQs आते कहां से, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, पूरे सिलेबस में से कहीं से उठ के भी आपका सेक्शन ए में सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर। सेक्शन बी की बात करें, यहां पे आपके 3 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और हर सिनेरियो में आपके पास 5 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो इफेक्टिवली आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। सो इफेक्टिवली इस तरीके से आपका सेक्शन बी 30 मार्क्स का एरिया। यहां पे वी कैन स्पेसिफाई द टॉपिक्स। अगर इसमें हम बात करें कि इसमें 3 सिनेरियोज अगर आते हैं, तो एक सिनेरियो आपका है IST, सेकंड आपका है वैल्यू एडेड टैक्स, एंड थर्ड सिनेरियो इज अबाउट द कैपिटल गेन टैक्स। सो कीप रिमेंबर, सेक्शन बी में ये स्पेसिफाइड बाय एग्जामिनर है कि इन 3 एरियाज के अलावा कहीं से सवाल नहीं आएगा। एक आपका इनहेरिटेंस टैक्स, सेकंड आपका वैल्यू एडेड टैक्स, एंड थर्ड दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। इस तरीके से अगर हम सेक्शन सी की बात करें, जो कि टोटल 40 मार्क्स का एरिया है, ये 40 मार्क्स का एरिया में आपके CRQs आते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। अब ये CRQ क्या मतलब हुआ, पहली बात इसमें देखें कि इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं। ये आपके इसमें 2-3 सवाल आते हैं, एक 10 मार्क्स के लिए और 2 क्वेश्चंस जो है 15 मार्क ईच। इसको अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं, ये जो 10 नंबर का सवाल है ये आता है आपके पास टैक्स प्लानिंग एरिया से, और ये जो 2 15 मार्क के क्वेश्चंस हैं, एक सवाल आपके पास आएगा इनकम टैक्स में से, एंड सेकंड आपके पास आएगा कॉर्पोरेशन टैक्स। सो सेक्शन सी के एरियाज भी स्पेसिफाइड हैं। सेक्शन सी में 1-10 मार्क क्वेश्चंस अबाउट टैक्स प्लानिंग, और 2 सवाल जो 15-15 नंबर का है वो आपका एक इनकम टैक्स का क्वेश्चन आता है, एक कॉर्पोरेशन टैक्स का क्वेश्चन आता है। और ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये कि यहां पे आपको अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा।
आपके पास स्प्रेडशीट एक्सेल की तरह का एरिया होगा, जहां पे थ्योरेटिकल आंसर लिखने वहां पे आपके पास वर्ड प्रोसेस की तरह का एरिया होगा, यानी कि जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दो चीजें यूज करते हैं एक्सेल और वर्ड, तो उस तरह की स्प्रेडशीट एरिया और वर्ड प्रोसेस एरिया हमारे पास अवेलेबल होगा। और यहाँ पे हम अपना पूरा आंसर कंस्ट्रक्ट करके बता रहे होंगे कि किस किस तरीके से कैलकुलेशन स्टेप्स हैं, जहां पे कुछ लिखने का है तो वहां पे हम थ्योरेटिकल आंसर भी अपना कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता, अगर आप ACCA की वेबसाइट पे जाएं accaglobal.com पे, तो वहां पे आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए वर्क स्पेस दिया होता है, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे होते हैं और वो जो इंस्टॉल्ड MS ऑफिस के फीचर्स हैं वर्ड और एक्सेल, इनको यूज कर रहे होते हैं। कीप रिमेंबर, जो वर्ड और एक्सेल के फीचर्स हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आपके ACCA के पेपर में अवेलेबल नहीं होंगे। सो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस यूजिंग ACCA CB प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। वहां पे आपके पास ये एक्स्ट्रा वर्क स्पेस अवेलेबल होता है, जहां पे आप अपने डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो कीप रिमेंबर, ये जब से ये आपका CB बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है F6 का, तो लाइक F5 टू ऑनवर्ड्स, और अब तो सारे प्रोफेशनल्स भी इस पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस वक्त से एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है कि हम किसी एरिया को स्किप नहीं कर सकते, हमें सारा कुछ पढ़ना है। हम A to Z सारी चीजें कवर अप करेंगे। हमें नहीं पता सेक्शन A में कहां से क्वेश्चन पूछ ले, सेक्शन B के तो चलो डिफाइंड एरियाज हैं, उन एरियाज में रहते हुए भी हर एक चीज को हमें डिटेल से कवर करना पड़ता है। और सेक्शन C भी आपके मल्टीपल टॉपिक्स सेक्शन C के क्वेश्चंस में एक्चुअली एग्जामिनेबल होते हैं, तो हमें उसकी भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ती है। यानी कि अब हम कुछ स्किप नहीं कर सकते, हमें A to Z सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। आगे अगर हम जरा बात करें, तो ये हमारे पास टैक्सेशन के लास्ट 8 अटेम्प्ट के पासिंग रेट्स हैं, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन परसेंटेजेस में रहें। ये जो जितने भी स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड पास होते हैं, ये उनका एक रेशियो है, और ये हमारे पास किस अटेम्प्ट से है, दिसंबर 18 से दिसंबर 2020 तक के ये सारे हमारे पास एक रिजल्ट्स हैं कि पास रेट्स हैं कि कितने स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड वाइड F6 के पेपर में पास हुए। इसमें जून 20 नहीं होगा, बिकॉज कोविड-19 की वजह से जून 20 में एग्जाम पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हुए थे, इसलिए यहाँ पे जून 20 का लाइक इफ यू देखें, यहाँ पे अगर आप देखें गौर करें, तो मार्च के बाद डायरेक्टली सितंबर 20 आ रहे हैं, तो उसमें जून एलिमेंट मिसिंग है क्योंकि जून में एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए थे। सो इस परसेंटेज में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा। कुछ चीजें जो पास करते हैं पेपर्स, जो स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स में पास करते हैं, उनमें कुछ चीजों का डिफरेंस होता है। देखें क्या डिफरेंस होता है। आप आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट करोगे तो आपका रिजल्ट भी दूसरों से हट के आएगा। अगर आप वही अपनी पास प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करोगे, अपना सेम पढ़ने की स्टडी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करोगे, तो आपके वैसे रिजल्ट्स आएंगे जैसे पास्ट में थे। तो अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज कर लें, क्योंकि एग्जामिनर का एग्जामिनेबल मेथड पूरा चेंज हो गया। अब वो हर एरिया को टच करता है और हर जगह से क्वेश्चंस दे रहा होता है, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। चलें आगे बात करते हैं कुछ ये यूके टैक्स गवर्निंग बॉडी की, और यूके टैक्स गवर्निंग बॉडी का नाम है HMRC। हर कंट्री का अपना एक टैक्सेशन सिस्टम है, हर कंट्री की अपनी एक टैक्सेशन बॉडी होती है। लाइक अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में टैक्स बॉडी का नाम है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसी तरीके से अगर हम यूके की बात कर लें, सो यूके की जो टैक्स गवर्निंग बॉडी है दैट इज HMRC, हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। किसी भी कंट्री की कोई भी टैक्सेशन बॉडी हो, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां होती हैं। हम टैक्स पेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि किसी भी कंट्री की जो टैक्स गवर्निंग बॉडी होती है, लाइक पाकिस्तान में FBR है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसी तरीके से अगर यूके में HMRC टैक्स गवर्निंग बॉडी है, तो HMRC की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं रिलेटेड टू टैक्स। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हमारे पास है। इनको अगर हम एक नजर देखें कि पूरे कंट्री में टैक्स कलेक्ट करना, या टैक्स की पेमेंट्स करना, टैक्स ऑडिट्स कंडक्ट करना, अगर फ्रॉड लग रहा है गवर्नमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को कि कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, कोई इंडिविजुअल फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है टैक्स से रिलेटेड, तो उस फ्रॉड को डिटेक्ट करना, और जितने भी टैक्स पेयर्स होते हैं उनके टैक्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना,
टैक्स पेयर्स में याद रखिएगा दोनों तरह के टैक्स पेयर्स होते हैं, इंडिविजुअल पर्संस भी आते हैं यानी कि आप और मैं भी उसमें शामिल है टैक्स पेयर्स में, और जितनी भी रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, बेशक वो सोल प्रोप्राइटर हो या आपकी कोई कंपनी हो, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो, ये तमाम तरह के टैक्स पेयर्स होते हैं और इनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना एचएमआरसी की रिस्पांसिबिलिटी है इन यूके एंड एफबीआर की रिस्पांसिबिलिटी है इन पाकिस्तान। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन, जो टैक्स गवर्निंग बॉडी होती है हमेशा ढूंढती है कि हमें टैक्स कहां से मिलेगा। यार देखो, असल में आप और मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे मीट करते हैं, हम या तो अपना कोई कारोबार करते हैं या हम कोई जॉब वगैरह करते हैं, सैलरी इनकम है या बिजनेस इनकम है। तो इसी तरीके से एक पूरे कंट्री के खर्चों को चलाने के लिए हर गवर्नमेंट के जो अपने एक्सपेंसेस होते हैं उनको वो कैसे मीट करती है, तो गवर्नमेंट जितने भी एक्सपेंसेस अपने मीट करती है वो आप और मेरे टैक्स से मीट करती है। यानी कि आप जो टैक्स देते हो, जो मैं टैक्स देता हूं, जो कंपनीज गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं, वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है। सो यहां पे अगर इस पॉइंट पे रहते हुए हम जरा पॉइंट को दोबारा देखें, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन, तो गवर्नमेंट यानी कि टैक्स गवर्निंग बॉडी हमेशा ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करती है या कोशिश कर रही होती है कि हमें कोई ऐसा एरिया मिले कि जहां से हमें टैक्स जनरेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों से वो टैक्स लेंगे, उनके लिए रेवेन्यू है, वो कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज पे लगाएंगे, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे मीट करने के लिए हमेशा वो कोशिश करते हैं कि हमें न्यू एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन मिले। इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आज से 2-2.5-3 साल पहले अगर आप उबर या करीम सर्विस पाकिस्तान में यूज करते थे, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट सिंध प्रोविंस, तो वहां पे कोई भी सेल टैक्स यानी कि वैट नहीं था। लेकिन ये 2-3 साल पहले आपका एक नया लॉ आया जिसने देखा कि टैक्स उन्होंने देखा यार ये एक नई सर्विस है, ये एक नई कैटेगरी लॉन्च हुई है, ये उबर एंड करीम जो एक टैक्सी बिजनेस है, हम इस पे टैक्स लगा सकते हैं। तो उन्होंने इस पे आई गेस मुझे एग्जैक्टली फिगर जो इंट्रोड्यूस किया था याद है, 5% का इन्होंने टैक्स लगाया था। यानी कि सिंध प्रोविंस में अगर आप और मैं या कोई भी करीम या उबर की सर्विस यूज करता है तो उस पर वो 5% आपका गुड्स या सर्विस टैक्स दे रहा होता है, और भी करीम इज अ सर्विस, तो ये सर्विस टैक्स इन्होंने लगा दिया। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार हमें एक नया एरिया ऑफ टैक्सेशन मिल गया, तो उन्होंने उसको लोगों पे लागू कर दिया और वो उन्होंने अपना टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, टैक्स अवेयरनेस, ये भी एक टैक्स गवर्निंग बॉडी की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, बेशक वो इंडिविजुअल्स हो या कंपनीज हो, उनको टैक्स के बारे में अवेयर करे। कोई नया लॉ आया है, अगर मैं अगला पॉइंट भी साथ ही मिला लूं, प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन टैक्सेशन लॉज, तो हर एक गवर्नमेंट टैक्स गवर्निंग बॉडी का काम यह है कि जितने भी टैक्सेशन के लॉज होते हैं उस पर जो भी टैक्स पेयर के अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम को एड्रेस करे, उनको बताए, क्लैरिटी दे लॉ पे कि इसका क्या मतलब है। जैसे ऑडिट फर्म्स में होता क्या है कि जब हम कभी टैक्स का काम करते थे फर्म में, तो उसमें हम ये करते थे टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कि अगर कभी किसी क्लाइंट की क्यूरी आती थी, कोई क्लैरिटी चाहिए होती थी, तो हम अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को लेटर लिखते थे और उसमें अपने पॉइंट रेज करते थे जिसपे वो हमें एड्रेस कर रहे होते कि इस लॉ का मतलब ये है, ये इसकी इंप्लीकेशंस ऐसे हो सकती हैं। तो ये सारा काम एक कंट्री में एक टैक्स गवर्निंग बॉडी का होता है। अगर हम आगे यहाँ पे बात करें, जैसे इस वीडियो के शुरू में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक फाइनेंस एक्ट की बेस पे पूरा टैक्सेशन का पेपर होता है हमारा। तो यहां पे अगर हम बात करें फिस्कल ईयर या टैक्स ईयर की, फिस्कल ईयर या टैक्स ईयर उस टाइम पीरियड को कहा जाता है फॉर विच अ पर्सन पेज टैक्स। एंड कीप रिमेंबर, पर्सन की डेफिनेशन में दोनों लोग आ जाते हैं, इंडिविजुअल पर्संस भी और कंपनीज भी। तो फिस्कल ईयर या टैक्स ईयर उस पीरियड ऑफ टाइम को कहा जाता है कि जिसके लिए टैक्स पेयर टैक्स पे करता है। हमारे लिए रेलिवेंट एग्जामिनेबल फिस्कल ईयर कौन सा है? सो कीप रिमेंबर, आर एग्जामिनेबल फिस्कल ईयर इज 2021। आप जितने भी स्टूडेंट्स जो लोग एग्जाम दे रहे हैं फ्रॉम जून 21 टू मार्च 22 में से, इन 4 में से किसी भी टर्म में पेपर दे रहे हैं, वो अपना सारे का सारा टैक्सेशन का पेपर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दी फिस्कल ईयर 2021। और इसके लिए रेलिवेंट डेट्स जो है, फिस्कल ईयर 2021 स्टार्ट्स ऑन 6 अप्रैल 2020 एंड एंड्स ऑन 5 अप्रैल 2021। So keep remember, students who are taking TX exam in these or any of these attempts, तो वो अपना जितना भी टैक्सेशन का पेपर है उसको फिस्कल ईयर 2021 के अकॉर्डिंगली पढ़ेगा, which starts on 6 अप्रैल 2020 and 5 अप्रैल 2021। ये डेट तो आप अपने दिमाग में बिठा लो
कि जितनी भी टैक्सेशन पेपर में हम कैलकुलेशन एरिया सीखेंगे वो सारे के सारे इस डेट की बेस पे हम सीख रहे होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। देखें, यहां से भी 2 मार्क्स का एमसीक्यू एग्जामिनर पूछ लेता है। क्या एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है? लाइक सेक्शन ए में इस तरह का क्वेश्चन मैंने नॉर्मली देखा एग्जामिनर पूछ रहा होता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टैक्स इवेजन और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टैक्स अवॉइडेंस, या दोनों के बारे में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। एक चीज याद रखिएगा, गैर कानूनी तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना या अपनी इनकम को कम शो करना ताकि टैक्स कम बने, गैर कानूनी तरीके से इलीगल मींस यूज करते हुए, सो दैट इज टैक्स इवेजन। इवेड करना, छुपाना। टैक्स इवेजन मींस इवेडिंग टैक्स बाय इलीगल मींस, और टैक्स इवेजन इज एन इलीगल एक्टिविटी। अगर आप टैक्स इवेजन के केस में पकड़े गए तो आपको फाइन्स, पेनल्टीज, इवन जेल भी जाना पड़ सकता है। जो भी आपका कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करे उसके अकॉर्डिंगली आपको इसकी पनिशमेंट मिलती है। टैक्स अवॉइडेंस स्कीम से भी हम टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे होते हैं। हम टैक्स अवॉइडेंस स्कीम में रहते हुए भी अपना टैक्स को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये इलीगल एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस में हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे होते हैं, लेकिन विद इन लॉ रहते हुए हम एक्चुअली टैक्सेशन लॉज में लूप होल्स देख रहे होते हैं कि कौन सा ऑप्शन, लाइक ऑप्शन 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं कि किसी भी चीज का टैक्स कैलकुलेट करने के, उसमें से हम मे बी तीनों अलाउड है, तो हम तीनों में से कोई ऐसा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिस ऑप्शन को अप्लाई करके, यूज करके हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। सो अगर हम टैक्सेशन लॉज की बाउंड्रीज में रहते हुए कोशिश करेंगे कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, सो दैट इज टर्म्ड एज टैक्स अवॉइडेंस एंड इट्स नॉट एन इलीगल एक्टिविटी बिकॉज दीज ऑप्शंस आर अलाउड बाय टैक्सेशन अथॉरिटीज। सो ये एक हमारा बेसिक सा एक बैकग्राउंड है जिसमें हमने ये सारी बात की, कि जिसमें हमने कहा कि पेपर फॉर्मेट क्या होता है, ये कौन से फिस्कल ईयर के लिए हम पढ़ेंगे, ये फिस्कल ईयर कौन कौन सी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। सो होपफुली इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिल गई होगी अबाउट टैक्सेशन पेपर। स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर वीडियोस। इंशाल्लाह मिलते हैं और अपना एक नया एरिया, अपना एक फॉर्मल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टेक केयर।